हेलो। तो आज जो हम चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस का मतलब वही हुआ कुछ भी जिसको हम पढ़ सकें, किताबें, अखबार, जिससे हमारा एक वार्तालाप हो रहा है। समाज में जो वार्तालाप चल रहा है जिसमें बहुत ही सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं उसे प्रेस कहते हैं। और उसका एक यह भी मतलब है, प्रेस का मतलब जो प्रिंट हो रहा है, जो पन्नों पे छप कर आ रहा है, जिसको तुम बहुत ही सारे लोगों में फैला सकते हो। संस्कृति हो गया जो उसकी नीतियां हैं, जैसा उसकी संस्कृति बन पाई है, जैसा समाज में उसके जो नीति क्रम वगैरह जो सब हो रहे हैं, वो प्रेस संस्कृति हो गई। और राष्ट्रवाद कैसे उसने राष्ट्रवाद में सहयोग दिया, कैसे जो राजनीतिक संस्कृति थी, प्रेस ने कैसे उसे बढ़ाया, किस किस तरह की विचारधाराओं को निकाला, कैसे राष्ट्रवाद बढ़ा और वो वाली भावनाएं ज्यादा जगी, उस सब को हम जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले यही सोचने को कहा है इसने, क्या आप ऐसी एक दुनिया सोच सकते हो जिसमें प्रेस ना हो, जिसमें तुम्हारे अखबार ना आते हो, किताबें ना आते हो? पता नहीं कैसे प्रेस इतना ज्यादा जरूरी अंग बन गया हमारे जीवन का। इसका आविष्कार इसी कारण हुआ था क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। परंतु अब ये आगे यही सब बता रहा है कि कितना ज्यादा बदलाव, कितना ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव आ गया है हमारी दुनिया में। इसका ये जो छापा खान है, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे तुम प्रिंट कर सकते हो, छाप सकते हो अपने शब्दों को, और अखबार या किताबें ये सब निकाल सकते हो, उसका आविष्कार तो हमारी दुनिया में आग, पहिया, लिपि इतना ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक दिन में जाके नहीं हुआ, इसमें बहुत ही लंबा समय लगा था कि छापा खान का आविष्कार हुआ। छापने की जो तकनीकें थी वो बढ़ती गई, बेहतर होती गई। ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी ये। अगला हमारे चैप्टर का खाना है मुद्रण का इतिहास गुटेनबर्ग तक। तो इसमें तुम्हारी जो ये लंबी प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। मुद्रण का मतलब है छापना। छापना वही हो गया कि शब्दों को पन्नों पे डाल रहे हो तुम और हर जगह फैला रहे हो। तो उस प्रक्रिया को यहाँ पे समझाया जाएगा। देखते हैं कि मुद्रण की प्रगति कैसे हुई। इसमें मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दिया है ताकि आसान रहे। और ऐसे करना चाहिए, जो भी सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे होते हैं उन्हें हाईलाइट कर दो, उनको अलग से थोड़ा उभार दो। सबसे पहले ये बताया गया है कि लिखने का जो आविष्कार था उसके पहले लोग जो अपने अनुभव थे, जो उनके साथ हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं से अपने पास, अपना जो उनके पास जो संसाधन थे उसमें कहीं ना कहीं से उभारने की कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश करते थे, ताकि वो थोड़े ज्यादा समय के लिए रहे वहां पे, ताकि वो धरती में अ, धरती में अंकित रहे। पहला जो तरीका यहाँ पे बताया गया है वो है चट्टानों और गुफाओं में अपने जो उनके अनुभव होते थे उनको चित्रित कर दिया करते थे। तो चट्टानों में वो बहुत सारी ड्राइंग्स बना देंगे, एक एक लकड़ी लेके उसको वहां पे चित्रित कर दिया करेंगे, लकड़ी के अंदर उभार दिया करेंगे। तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे कलाकारियां दिखी जाती हैं गुफाओं में, चट्टानों में। और ये तुमने भी ऐसी गुफाओं को देखा होगा, तुम भी ऐसी गुफाओं में गए होगे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुरानी पुरानी कलाकारियां दिखती हैं, जानवरों की, किसी भगवान की, इन सब की कलाकारियां जो दिखती है। तरीका यहाँ पे बताया गया है वो 105 ईस्वी में। तो सोचो 105 ईस्वी कितना पुराना समय है। तब टस प्लाईलून एक चीनी नागरिक था, ये एक बंदा था, उसने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। तो ये बहुत ही पुराने समय की बात है कि इसने कागज का आविष्कार कैसे किया। कपास और मलमल की पट्टियां लेके उसने कागज बना दिया।
और इस कागज से जो लोग अपने सोच विचार थे, अपने जो भावनाएं और अपने जो अनुभव थे, उनका ज्यादा प्रसार कर पा रहे थे। तीसरा जो यहाँ पे आविष्कार बताया है वो है 594 में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से और ज्यादा प्रेस बढ़ी गई। तो यहाँ पे लकड़ी की ब्लॉक की एक पिक्चर भी दिखाई गई है। इस ब्लॉक पर तुम शब्दों को उभार दिया करते थे, उन्हें तुम जब कागज पे रखा करते थे तो तुम वो जो भाषा है उसे तुम चित्रित कर सकते थे अपने कागज पर। ये जो तकनीक थी ये बहुत ही ज्यादा फैल गई, बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करने लग गए। 712 तक यह चीन में और ज्यादा क्षेत्रों में फैल गई थी। 760 तक अम, ये जापान में भी बढ़ गई थी, जापान में भी फैल गई थी। फिर इससे इससे तुम किताबों को भी छापने लग गए थे। तो क्या करते थे, तुम्हारा एक ब्लॉक होता था लकड़ी का, उस पे तुमने एक शब्द को उभार कर तुमने उस पे कर दिया, उसको एक शब्द को कर दिया। और शब्द को जब तुम एक पन्ने पे लगाते हो तो अ, उसका जो अस्तित्व है वो पन्ने पे चित्रित हो जाता है, वो पन्ने पे अंकित हो जाता है। तो तुम उसमें इंक भी लगा सकते हो, वो सब। पुस्तकें वगैरह भी बन रही थी और पन्ना भी बन रहा था इससे। तो ये जो ब्लॉक ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो नीति थी, लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से जो ये प्रिंटिंग कर रहे थे, वो काफी फैल गई थी। तो सबसे पहले जो ये जो मुद्रण की कला है, मुद्रण है जो छापने की जो कला है, सबसे पहले वो चीन में थी, इसलिए मैंने इसे भी अंडरलाइन कर दिया, ये एक जरूरी वाक्य है। अगली जो तकनीक है वो है, एक चीनी व्यक्ति थे पीशेंग, उन्होंने मिट्टी के मुद्र बनाए। मुद्र होता है टाइप, तो मिट्टी से उन्होंने मुद्र बनाए। इन ये अक्षरों के मुद्र थे। अच्छा अच्छा, शब्दों को नहीं, लकड़ी के ब्लॉक में मैंने कहा था कि शब्दों को अंकित किया गया था, अक्षरों को अंकित किया गया था, अक्षरों को उभार दिया गया था उन लकड़ी के ब्लॉक पे, और उसे जब तुम पन्ने पे लगाते थे तो तुम्हारा अ, अक्षर अंकित हो जाते थे, शब्द नहीं। तो सबसे पहले लकड़ी के ब्लॉक की तकनीक आई, उसके बाद तुम्हारे आ गई मिट्टी के मुद्र की, जिसमें अक्षरों के टाइप होते थे। तो तुम देखोगे कैसे ये जो तकनीकें थी वो बेहतर होती जा रही थी, और ज्यादा, जिनसे और ज्यादा बेहतर नतीजे निकलते जा रहे थे, और ये जो तकनीकें थी वो बढ़ती जा रही थी, बेहतरीन होती जा रही थी। तो अब तुम्हारा आ गया मिट्टी के मुद्र जो टाइप होते हैं, इनसे भी छापा इनसे भी छापा कर दिया जाता था। ये जो मिट्टी के मुद्र थे वो ब्लॉक प्रिंटिंग की जगह आ गए, उसका स्थान ले लिया। कोरियन लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा था, सब, बल्कि कोरिया में इसकी किताब भी छापी गई। तो ये वाली तकनीक अब बहुत ही ज्यादा फैलने लग गई। अब जो छाप कर जो ये सामग्री बना रहे थे, उसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा चीन में हो रही थी। चीन सबसे ज्यादा इस तकनीक का प्रयोग कर रहा था, जो छापने वाला जो सामान है, सामग्री है, उसका प्रसार कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो सिविल सेवा के लिए लोगों को बहुत सारी किताबें चाहिए होती थी, बल्कि बाद में जब परीक्षा देने वाले लोग बढ़ गए तो और ज्यादा किताबों का उत्पादकता करने की जरूरत पड़ी। अब ये भी देखते हैं, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प चीज है कि 17वीं सदी में जो ये किताबें पढ़ रहे थे, इस इस माल को इस माल का उपयोग कर रहे थे, वो सिर्फ अधिकारी और विद्वान लोग नहीं रहे, परंतु व्यापारी, अमीर महिलाएं, ये लोग भी किताबें पढ़ने लग गए। इनका किताबों का प्रसार और ज्यादा बढ़ गया। बल्कि 1900 इन 19वीं सदी तक आते आते
एक शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र भी बन गया, ये एक क्षेत्र बन गया, एक केंद्र बना दिया गया। और अब छपाई सिर्फ हाथ से नहीं होती थी, यांत्रिक छपाई होती थी, मतलब यंत्रों का उपयोग कर कर, जैसे कि मशीनें, जैसे आजकल हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, तब प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं होती थी, बट ऐसे ऐसे यंत्रों का प्रयोग करके प्रिंटिंग हुआ करती थी। क्योंकि जो हमने अब तक नीतियां देखी हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग, मुद्र वाली जो प्रिंटिंग है, वो सब हाथ से करनी पड़ती थी, उसमें बहुत ही ज्यादा समय लगता था। इसलिए क्योंकि तुम सोचो, तुम एक एक अक्षर को, एक लकड़ी का ब्लॉक लेके एक एक अक्षर को तुम एक पन्ने पे प्रिंट कर रहे हो। इसी पन्ने को देख लो, कितने सारे अक्षर हैं इस पन्ने में। अगर हम हर एक अक्षर को एक एक ब्लॉक लेंगे लकड़ी का, हर एक अक्षर को प्रिंट करेंगे, बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए और ज्यादा बेहतर जो तकनीक थी वो थी कि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए। अब हम आते हैं अगले खाने पर, यूरोप में आरंभ गुटेनबर्ग की भूमिका। तो अब हम कैसे बताएंगे कि ये जो मुद्रण कला है, जो छापने की कला है, वो यूरोप में कैसे पहुंच गई। तो यूरोप में इसका बहुत ही ज्यादा विकास होने लग गया। जो मूवेबल जो टाइप जिनके बारे में हमने चर्चा करी थी, ये इसलिए हुआ था क्योंकि वैसे तो तुम्हारे पूरब में ये कला बनी थी और सबसे पहले वहां पे प्रचार हुआ था, परंतु ये जो तुम भाषाएं देखो, बहुत विस्तार था इनका, बहुत फैली हुई थी। 40,000 से ज्यादा अक्षर थे इनमें। तो तुम सोचो कि तो जो तुम्हारी लकड़ी के ब्लॉक हैं, उसपे इतने सारे अलग अलग अक्षर तुम छापोगे, उन्हें बनाओगे, फिर उन्हें तुम पन्ने पे डालोगे, कितना, बहुत ज्यादा विस्तार है उसका। परंतु जो तुम्हारा सबसे पहले ये रोम में आया, उसमें कम अक्षर थे, तो इसीलिए ये जो कला थी इसका विस्तार हुआ, पूरब से पश्चिम में ये कला आई। तो वहां पे ये बल्कि ज्यादा चल गई, ज्यादा ये जानने मानने में आ गई, क्योंकि यहाँ जो यूरोप की भाषाएं थी उनमें उतने ज्यादा अक्षर नहीं थे। तो ये है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, समरकंद पर्शिया सीरिया मार्ग से, ये जो रास्ता था एक, उसके द्वारा ये जो कला थी टाइपों की, वो यूरोप में पहुंची। एक जो मिशनरी और ये जो यात्री था मार्को पोलो, उसकी वजह से ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप तक पहुंची थी। अब हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग चीजों के लिए इसका प्रयोग हुआ करता था। 1336 में सबसे पहली पेपर मिल स्थापित हुई जर्मनी में। तो इससे ये जो तुम्हारी तकनीक थी उसका प्रचार उससे भी ज्यादा हो गया। अब हुआ क्या, जो मार्केट थी उसमें एक नई ये डिमांड आई, एक एक नई मांग हुई कि अब तुम ये ज्यादा सस्ती बनाओ, क्योंकि इसका प्रचार इतना ज्यादा हो गया था, इतने सारे लोगों से इसका फायदा हो रहा, तो मांग आई कि इसको सस्ता बनाओ। तो इस मांग को पूरा करने के लिए एक नया व्यक्ति आता है, जो फ्रेड स्ट्रेस वर्क से है। ये एक फ्रांस में शहर है, इसका नाम है योहान गुटेनबर्ग। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है, तो इस पे ध्यान रखना। अब हम आते हैं अगले खाने पर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना, ये वाला खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसमें बताया गया है गुटेनबर्ग के बारे में, उसका थोड़ा परिचय दिया है, उसके इतिहास का, उसके बचपन का। वो जर्मनी के मैंज नगर शहर से था, वो कैसे परिवार में जन्मा था, किन चीजों में वो रुचि दिखाता था जब वो बालक होता था। तो गुटेनबर्ग जो था उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। इसमें बताया गया है कि पहले से ही उसे उसे वो अनुभव था कि वो उन मशीनों के साथ काम कर सकता था। तेल और जैतून को जो पेरने वाली, उनसे जो प्रक्रिया करके जो नई चीज बनाने वाली मशीनें थी, उनसे वो पहले से ही परिचित था। तो इससे अपनी प्रक्रिया शुरू करी कि ये नई तकनीक का आविष्कार वो कैसे करे, पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड वगैरह, इस सब बनाने से इसने शुरुआत करी। जो इसने धातुओं का इस्तेमाल किया वो था सीसा, टिन, विस्मत, ये धातुएं थी, इनका भी नाम याद रख सकते हो। और इससे इन्होंने इसने एक मित्र धातु बनाई। उसका क्या मतलब होता है, मित्र धातु का मतलब है जिसमें 2 या 3 से ज्यादा धातुएं को मिलाकर एक जो नई धातु, जो नई चीज बनाई जाती है, उसे मित्र धातु कहते हैं।
अब हमें बताया गया है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका असली में वो कैसे काम करती थी, वो किस किस चीजों की बनी थी, किन क्या क्या भाग थे उसमें, और उसका जो पूरा काम करने का ढंग है वो बताया गया है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने एक स्याही भी इसके लिए बना दी थी, जो प्रिंटिंग प्रेस थी छापने के लिए। आप सबने भी प्रिंटिंग प्रेस देखी होगी, तो सोचो जो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस दुनिया की जो सबसे पहली बनी गई, तो सोचो वो आजकल की प्रिंटिंग प्रेस जिसमें इतने सारे भाग होते हैं, इतनी जल्दी वो बिजली से काम कर लेती है, सोचो सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कैसी होती होगी। तो उससे आपको थोड़ा बेहतर आइडिया मिल सकता है कि ये गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस कैसी थी। उसने स्याही भी बनाई, हैंड पंप भी बनाया। हैंड पंप का जो चौखट है, जो फ्रेम है, उसके दो भाग होते थे, एक प्लेट होती थी और एक बेड होता था। प्लेट ऊपर का भाग हो गया और बेड नीचे का भाग हो गया। तो उस पे क्या किया जाता था, बेड पर बेड पर जो टाइप होता था, टाइप में तुम्हारे अक्षर अक्षर उभर के आते थे, टाइप रख देते थे बेड के ऊपर। सो नीचे जो बेड है उसके ऊपर टाइप रख दिए, उसके ऊपर स्याही लगा दी, उसके ऊपर तुम्हारा पन्ना लगा दिया, और उसके ऊपर जो तुम्हारी प्लेट है उसे दबा दिया। तो उससे जोर पड़ गया, तो जो स्याही थी जो टाइप के ऊपर थी वो सारी पन्ने पे छप जाती थी। तो सोचिए कितना ही आसान तरीका है, ये तुम्हें लगेगा कोई भी सोच सकता था, परंतु ये सबसे पहला बंदा था जिसने ये सोचा। तो ये बहुत ही स्पष्ट इससे अक्षर प्रिंट होते थे, बहुत सस्ता था, बहुत जल्दी से इससे काम हो जाया करता था। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस से काम करना शुरू हुआ, और सबसे पहली उपलब्धि जो गुटेनबर्ग ने ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करके जीती, वो थी कि उसे बाइबल छापने का मौका मिला। उसने बाइबल बहुत ज्यादा छापी। अब ये भी काफी दिलचस्प बात है कि गुटेनबर्ग का जो सहायक होता था शॉफर, उसने ये जो गुटेनबर्ग ने एक बाइबल छापने का 1421 लाइन की बाइबल छापने की जो शुरुआत करी, उसके बाद शॉफर बल्कि कोर्ट में ले गया गुटेनबर्ग को और उसकी प्रिंटिंग प्रेस को अपने अधिकार में कर लिया। तो मतलब इतना सहायक उसके पीछे पड़ गया और उसको उसके उसके आविष्कार को जब्त कर लिया। परंतु फिर गुटेनबर्ग ने 36 लाइन की एक बाइबल निकाली 1448 में और उसे छापने लग गया। अब ये जो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी, उसने दुनिया का सोच पूरी दुनिया इसके बारे में जानने लग गई और इसका प्रसार होने लग गया अलग यूरोपीय देशों में और बाकी स्थानों में। तो ये जो अगला 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 जो अनुच्छेद है उसमें यही बताया गया है कि इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। कोलोग्ने, आग्सबर्ग, वेसल, रोम, वेनिस, एंटवर्प, पेरिस, ये सारे शहर हैं जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गई। अम, और ये जो शहर है बाद में ये यहाँ पे पुनर्जागरण भी हुआ, व्यापारिक क्रांति भी हुई। इसका क्या मतलब है, इसके ये केंद्र बन गए थे, इसका क्या मतलब है पुनर्जागरण? यह एक सोचने का नजरिया है, ये एक नया नया आंदोलन था जिसमें सोचने का नजरिया ये उलट रहे थे, एक नया सोचने का नजरिया आ रहा था। व्यापारिक क्रांति भी, क्रांति का मतलब एक नया सोचने का नजरिया आ रहा था, आंदोलन हो रहा था, और जो पुराने सोचने के ढंग थे वो गिर रहे थे और नए सोचने के ढंग उभर रहे थे। अब बताया गया है कि 1475 में सर विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में भी इस नई कला को ले आए वो, और वेस्टमिंस्टर कस्बे में उन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। तो ये इंग्लैंड में भी आ गया। तो यहाँ पे बस प्रसार के बारे में बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो खाना है वो इस बारे में बात करेगा कि जो मुद्रण कला ये नई आई, प्रिंटिंग प्रेस आई, उससे समाज में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, क्रांति की स्थिति आई, उससे अलग अलग दिशाओं में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा बहुत ही ज्यादा आसान है, ये पुस्तकें ज्यादा छपने लग गई। 15वीं शताब्दी तक 2 करोड़ किताबें आ गई थी। 16वीं
16वीं शताब्दी तक 20 करोड़ किताबें तक आ गई थी। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो ये था, ज्यादा किताबें आ रही थी, ज्यादा लोग पढ़ पा रहे थे। इससे लोगों के ढंग सोचने सब में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले ये हुआ क्योंकि ज्यादा किताबें आ रही थी, तो जो सिर्फ अमीर लोग थे, जो आदमी लोग थे, सिर्फ वही किताबें नहीं पढ़ रहे थे। बाकी समाज के बाकी बाकी वर्गों तक भी ये किताबें पहुंच रही थी, सब तबकों तक ये किताबें पहुंच रही थी, और इसीलिए पढ़ने की एक नई संस्कृति भी उभरने लग गई। अभी आ गया कि एक नया पाठक वर्ग आ गया, ये एक समाज में एक नया वर्ग ही उसका ही जन्म हो गया, एक समूह उन लोगों का जो पढ़ते थे, जिनकी एक पढ़ने की एक संस्कृति थी। और ये क्या हुआ, जो किताबें थी वो और ज्यादा दिलचस्प हो गई, उसमें तुम्हारी तस्वीरें आ रही थी, लोकगीत और लोक कथाएं, इन सब से उन्हें सजाया जा रहा था, तो ज्यादा लोग पढ़ पा रहे थे। जो लोग पहले सिर्फ सुनते थे वो भी पढ़ रहे थे, और लोगों की जो सोचने समझने की क्षमता थी वो बढ़े जा रही थी इसी कारण। अब से ये भी प्रभाव पड़ा कि जो विचारों की विचारधाराएं थी, उनके जो द्वार थे वो ज्यादा खुल गए। तो जो तुम्हारे जो विचारधारा लोग रखा करते थे, उनको अब लोग उससे अब लोग असहमति भी कर सकते थे। तो तुम्हारे तो अलग अलग दिशाओं से तुम्हारे विचार आ रहे थे, क्योंकि हमेशा यही होता है समाज में कि एक तुम्हारा स्थापित विचारधारा होती है जो ज्यादा लोग उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन और भी विचारधाराएं होती हैं जिन्हें उतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाता है। परंतु अब एक विचारधारा, दो विचारधारा, जितनी भी ज्यादा विचारधारा है जो एक दूसरे से असहमत भी होती हो, जो कहती हो कि ये विचारधारा गलत है, ये विचारधारा गलत है, वो भी ज्यादा फैले जा रही थी, उनका भी प्रसार हो रहा था, क्योंकि अब वो किताबों से अपनी बातों को फैला सकते थे। और ये भी बहुत ज्यादा भय आ रहा था लोगों को कि अरे ये जो इतनी सारी किताबें छप रही हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा गंदी चीजें भी हो सकती हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों को था कि जो उनका धर्म है उसके विरुद्ध वाले विचार भी फैल सकते हैं, और जो अच्छा साहित्य है, जिसमें अच्छा मूल्य है, वो तो खत्म भी हो जाएगा। तो ये सारे भय भी लोगों के दिमाग में फैल रहे थे। चर्चा हो रही है मार्टिन लूथर की। तो ये मार्टिन लूथर किंग नहीं है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, उन्होंने एक स्पीच भी दी थी ब्लैक राइट्स के लिए, जो जाति के कारण जो बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था अमेरिका में सबसे ज्यादा, उसके खिलाफ भी उन्होंने स्पीच दी थी। वो नहीं है, मार्टिन लूथर है जो धार्मिक तौर से उसने क्रांतिकारी सोच की शुरुआत करी थी। और ये उसने किया था क्रिश्चियनिटी के तरफ, क्रिश्चियनिटी वही जो धर्म है उसकी तरफ उसने किया था। तो मार्टिन लूथर की भी ये जो नई विचारधारा थी, जिससे वो कैथोलिक चर्च जो है, कैथोलिक पहले कैथोलिक चर्च ही हुआ करता था। तो कैथोलिक तुम मान लो जो क्रिश्चियनिटी का सबसे पहले वाला स्वरूप था, उसमें उसने सुधार करने के लिए और अपनी स्थापनाएं निकाली और अपने लेखन निकाले, और वो बहुत ही ज्यादा फैल गए, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई उन्हें। और उससे बल्कि जो चर्च है उसमें एक दरार पड़ गई, और चर्च दो हिस्सों में बट गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट ये नया स्वरूप था जो पुराने वाले धर्म में सुधार करने के बाद निकला। मार्टिन लूथर ने भी यही कहा। ये सब बहुत हो पाया क्योंकि प्रिंट मीडिया था, क्योंकि वो अपनी विचारधाराओं को प्रिंट से आगे फैला पाए। मार्टिन लूथर की सफलता के बाद और भी आम लोग आने लग गए जो धार्मिक अलग अलग अपने विचार निकालने लग गए, अलग अलग व्याख्याएं करने लग गए। तो कैथोलिक चर्च था वो इससे बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसका जो सोचने का नजरिया था, उसकी जो व्याख्याएं थी बाइबल की, वो खतरे में आ रही थी। तो वो इन सारे नई नई विचारधारियों को दबाने की कोशिश करने लग गया। अगले अनुच्छेद में अब यही बताया गया है कि जो शिक्षा थी वो भी आम लोगों के वर्गों में भी फैल गई, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। जो गरीब लोग थे उन्हें भी शिक्षा मिलने लग गई, क्योंकि इतनी सारी किताबें छप रही थी। तो चर्चों ने भी नए नए स्कूल खोल दिए, हमारी साक्षरता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे ये भी हो गया कि जो विवेक था, विज्ञान था, तर्क था, वो बहुत ही ज्यादा लोगों तक फैल गया था। जो दार्शनिक थे उनकी जो सोच धारा थी, उनकी जो किताबें थी वो छप रही थी, जैसे कि न्यूटन,
टॉमस पेन, वाल्टेर, रूसो, इन सब की किताबें छप रही थी। तो जो आम लोग थे अम, वो भी अपना विवेक बढ़ाने लग गए, वो भी इन चर्चाओं का हिस्सा बन गए, वो उनकी भी सोच बढ़ने लग गई। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा था समाज में। अगले अनुच्छेद में यही बताया गया है कि अभी क्रांतिकारी सोच पैदा हो रही थी। ये जो प्रिंटिंग की नई संस्कृति जिससे उत्पादित हुई, उस वजह से क्रांतिकारी सोच आ रही थी। जो रीति रिवाज था, जो निरंकुश सत्ता थी, जो तुम्हारे राजा वगैरह जिनके पास बहुत ही ज्यादा सत्ता थी, जो सबसे ज्यादा अमीर लोग थे, उनके खिलाफ एक तर्क जैसी सोच रखते, जो तर्क को सबसे ज्यादा महत्व देता है। तो हम धर्म, रीति रिवाज, इस वजह से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, परंपरा, इन सब के खिलाफ हम खड़े हो पा रहे हैं, और इन सब के खिलाफ हम प्रश्न भी पूछ पा रहे हैं कि हम ऐसे क्यों करते हैं, ये रीति ऐसी क्यों है। सो ऐसी एक नई विचारधारा का उत्पादन होने लग गया। वाद विवाद की विचार करने की, चर्चा करने की एक नई संस्कृति बन गई थी, जिसमें लोग ज्यादा मुक्ति के साथ अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे थे, चीजों को प्रश्न कर रहे थे, हर जैसी चीजें हैं उन्हें प्रश्न कर पा रहे थे। और जो राजशाही जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता थी, उनके खिलाफ भी एक क्रोध का उत्पादन हो रहा था। तो इसमें यही बताया गया है कि अब समाज के सोचने के नजरिए में परिवर्तन आ रहा था, लोगों की सोच खुल रही थी, ज्यादा मुक्ति मिल रही थी उन्हें, ज्यादा वो अपने आप में ज्यादा वो क्षमता और शक्ति ला रहे थे, क्योंकि वो खुद से सोच पा रहे थे। इसीलिए हम ये कहा करते हैं कि खुद से सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बहुत ही ज्यादा मुक्ति दे सकती है किसी भी इंसान को। अब अगले खाने पे आते हैं, तकनीकी विकास। अब यही बताया गया है कि जो ये छापने की तकनीक थी, उसमें बहुत ज्यादा विकास हो रहा था, बहुत ही ज्यादा बढ़े जा रही थी, बेहतर हुए जा रही थी। तो धातु के सबसे पहले प्रेस बनने लग गए। 19वीं सदी में न्यूयॉर्क के एक रिचर्ड एम हो थे, उसने एक कारगार खड़ा कर दिया छापने के लिए, जिससे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन छापने की स्थिति हो गई, और ज्यादा बहुत बढ़ गई वो। अम, अब इसके बाद क्या हुआ, ऑफसेट प्रेस भी आ गई, जिससे तुम अलग अलग रंगों में भी छाप सकते थे। तो इसमें तुम 6 रंगों से छपाई कर सकते थे। उसके पहले तो सिर्फ काला और सफेद ही छपाई होती थी, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा नॉर्मल स्वरूप है छपाई करने का। इसके अलावा अब तुम्हारी 20वीं सदी में बिजली वाले छापे खाने भी आ गए। आजकल हमारे बिजली वाले छापे खाने ही चलते हैं, तो उससे भी तुम्हारा कितना ज्यादा बेहतरीन हो गई ये तकनीक। अब हम बात करें